यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतात्मा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे तो मुझे रिलीजियस जगहों पे जाना कुछ खास पसंद नहीं है, पर जब उस जगह के हर कोने से इनक्रेडिबल हिस्ट्री और पिक्चरस आर्किटेक्चर बुला रहा हो तो मैं मना नहीं करती। अब सोच रही हूँ कि पहले उस जगह की बात करूँ या फिर उनकी जिन्होंने इस जगह की कहानी सुनाई। This particular sketch is by one of these Italian prisoners of wars who were here in Bhopal during World War II. तो ये है मिस्टर जमाल अयूब, जिनकी आंखों में चमक और होठों पे मुस्कुराहट ये बता रही थी कि उन्हें कितना फक्र है इस जगह की हिस्ट्री और हेरिटेज पे। और हो भी क्यों ना, जगह वो है जिसे कहा जाता है मस्जिदों का ताज, यानी ताज उल मसाजिद। दूसरा दिन एमपी ट्रेल का हमने शुरू किया भोपाल में सिचुएटेड इस मॉस्क से, और इट इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन एशिया। सो ब्यूटीफुल, इतनी फोटोज खींच ली पर मन नहीं भरा है। And it dates back to such old times, इतनी पुरानी है, and the history will follow now. बात उन दिनों की है जब भोपाल में बेगम्स रूल करती थी, और उनमें सबसे जानी मानी बेगम शाहजहां बेगम ने ही ताज उल मसाजिद बनवानी शुरू की थी 1844 में। वो अलग बात है कि शुरू होने के 100 साल बाद भी ये मॉस्क कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कभी पैसों की कमी की वजह से और कभी वॉर्स की वजह से। मस्जिद की एक तरफ खुलती है मोतिया लेक और ताजमहल पैलेस की तरफ, जिसके बारे में हमें ये पता चला कि lot of people who came from the other side were given this place to stay at a rent of 1 rupee per year from the Nawab himself. Right, so they never cared for this property. In fact, this particular sector is one of the first to get electricity, one of the first to get like proper pumping system where up the Eidgah hills you will actually get the British Raj era systems of supplying water and everything like that, and it's still functional. रेडस्टोन में बनी ये मस्जिद बेहद ही खूबसूरत मुगल आर्किटेक्चर का बहुत सुंदर नमूना है। इसके प्रेमिसेस में आपको दिखेगा 3 बड़े गुंबद के साथ 2 ऊंची मीनारों वाला मेन प्रेयर हॉल, एक बड़ा सा कोर्टयार्ड और उसके बीच में एक पॉन्ड, और हाँ, सुंदर नीले दरवाजों वाले कमरे जहाँ मदरसा की क्लासेस भी लगती हैं। जब हम वहाँ थे तब बहुत सारे बच्चे ब्लू और व्हाइट यूनिफॉर्म में शायद कुरान की आयत पढ़ रहे थे। मस्जिद के पास ही है इस मॉस्क की एक लाइब्रेरी, जहाँ हमने देखे वो पुराने महंगे क्रिस्टल फ्लोर टाइल्स जो पूरे कोर्टयार्ड में लगवाने के लिए मंगवाए गए थे, पर उलामा के मना करने पे लगाए नहीं गए। बहुत तरह के सालों पुराने आर्टिफैक्ट्स और हाँ, बेल्जियम क्लास की बनी कुरान होल्डर भी थी वहाँ। एक मिनिएचर वर्जन ताज उल मसाजिद का रखा था जो बिल्कुल आज के ताज उल मसाजिद जैसा था। फिर हमारा कारवां बढ़ा और पहुंचा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सांची के रास्ते में ही था। और अगर आप नहीं जानते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो आप पक्का बचपन में ज्योग्राफी की क्लास में सो रहे थे, है ना? This is Tropic of Cancer, as you can see. We have just stopped for a quick pit stop to take pictures because it's not every day that you see Tropic of Cancer. मध्य प्रदेश आके सांची तो आइटनरी में होना ही था, तो आई जस्ट रीच सांची एंड आई एम एट सांची स्तूपा। व्हाट हिस्ट्री यार, सुपर इम्प्रेसिव। तो अभी हमारे साथ जो मिस्टर के मोहम्मद है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस ट्रिप। He told 1880 में जनरल टेलर somehow discovered it. He was hunting around this area, and that's how he could figure this place out. And he suggested locals that कुछ ruins में है यहाँ पे, which was so iconic. Also मुझे ये नहीं पता था कि सांची has nothing to do with बुद्धा, as in बुद्धा कभी यहाँ आए नहीं है. It's just that Emperor Ashoka had built this. और it does not have any relics of Buddha at all. But आसपास जो थोड़े domes हैं वहाँ पे it is said that some relics of Buddha are there. So enjoy Sanchi from my lens.
मोहम्मद सर की रोमांचक कहानियों का पिटारा खुला और उन्होंने बताया अशोका और सांची के बारे में। He had a consultation with some of the great merchants of this place. So one of the merchants, he had a daughter, her name was Devi. So he got married with him, and she was a Buddhist. Ashoka was not a Buddhist at that time. And she had made a small chaitya there on the other side. Chaitya means it's a chaitya also, is a small monastery also. And when this one, Sangamitra and Mahendra, when they went to Ceylon, they passed through this way. In 2nd century BC, neither in Greece, nor in Rome, nor in this one Mesopotamia, you have such beautiful gardens. After 13th century, the whole area was completely deserted. Buddhism disappeared from India. Buddhism totally disappeared, and we did not know that Buddha was an Indian. Most of the people thought he might have been most probably from Africa, because some of the statues which was recovered from various places, that was having that curly hair. So because of that, people thought that he might be an African or an Egyptian at most. Even about Ashoka also, it was not known that Ashoka was an Indian. बहुत देर तक हम लोग ग्रेट स्तूपा के तोरणों को निहारते रहे और मन भर फोटो खींचने के बाद हम सांची स्तूपा से आगे बढ़े। करीब 11 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे फेमस उदयगिरी केव्स। तो आइए देखते हैं विदिशा में लोकेटेड ये 20 रॉक कट केव्स, जिसमें बहुत पुराने हिंदू टेम्पल्स भी हैं। इन केव्स में सबसे ज़्यादा फेमस है विष्णु जी का एक स्कल्पचर, जिसमें उन्होंने एक मैन बोर यानी वृह का रूप धारण किया हुआ है और वह भूदेवी यानी अर्थ को रेस्क्यू कर रहे हैं। वहाँ पर एक रिक्लाइनिंग फिगर ऑफ विष्णु जी भी है। कहते हैं कि ये एक अकेली ऐसी साइट है जिसके इंस्क्रिप्शंस को देख के इसका एसोसिएशन गुप्ता डायनेस्टी से होने का पता लगता है। उदयगिरी केव्स चेक्ड। कुछ समय इन वन ऑफ इट्स काइंड केव्स पे बिताने के बाद हम चले लाइट एंड साउंड शो देखने, जो होने वाला था सांची स्तूपा पे। कुछ पीकॉक्स की कंपनी में पहले देखा सनसेट और फिर बहुत ही सजीव तरह दर्शाई हुई कहानी अशोका और बुद्धिज्म की। More Buddha? I will also offer him alms. Yeah, wait. What alms will you give? You have no grains to offer him. Namaskar. Kindly accept this fistful of soil from me. What is this? Little chair poured a fistful of soil in the Lord's receptacle. And he accepted it with a smile? Why? ऐसा था दूसरा दिन मेरा मध्य प्रदेश में। अगले एपिसोड में हम जाएंगे उस जगह जो मेरी फेवरेट जगह है एमपी की। सोचिए और कमेंट्स में बताइए कौन सी जगह हो सकती है वो। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड ऑफ मध्य प्रदेश ट्रेल्स में। With love and compassion, anger and enmity seem to have left me, and instead my heart brims with gentle feelings like sympathy and harmony.